लियानाज क्या हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज वुडी क्लाइंबर्स और वुडी वाइन्स. क्लाइंबर्स मीन्स plants having soft slender stem that is not able to maintain itself erect. वाइन्स भी हम उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे ग्रेप वाइन, जहाँ पे जो स्टेम है दैट इज़ सॉफ्ट सिलेंडर नॉन वुडी है और अपने आप को सीधा खड़ा नहीं कर सकता, इट्स नॉट एबल टू मेंटेन इटसेल्फ इरेक्ट. अब लियानाज वुडी क्लाइंबर्स मतलब वो प्लांट जो क्लाइंबर्स भी हैं और वुडी भी है, मीन्स वुड फॉर्मेशन इज देयर. कैसे पॉसिबल होगा ऐसा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर वेरी टॉल ट्रीज आर देयर. वहाँ पर क्या होगा कि ग्राउंड तक लाइट नहीं जा पाती है, तो ग्राउंड पे लाइट नहीं होने की वजह से प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो कम होगा. तो यहाँ पर आपको किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे? यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स होंगे कि वो प्लांट्स नीचे से, तो जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पर तो उनका सॉफ्ट स्टेम होगा, वो विद द हेल्प ऑफ अनदर प्लांट क्लाइंब करेंगे. बट आफ्टर क्लाइंबिंग जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएंगे, एज सून एज दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ब्राइट सनलाइट, rate of photosynthesis increases and there is wood formation. So they become woody when exposed to light. तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? वुडी क्लाइंबर्स. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक फीचर हमने पहले पढ़ा था, जो एपीफाइट्स हैं वो भी मोस्टली आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, बिकॉज एट द ग्राउंड लेवल देयर इज वेरी लो लाइट इंटेंसिटी. सो दीज प्लांट्स आर नॉट एबल टू ग्रो, सो एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर इज देयर. सो एपीफाइट्स आपको मेनली कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. इसी तरह लियानाज वुडी क्लाइंबर्स प्लांट्स जो शुरू में तो क्लाइंबर्स हैं, लेकिन जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे दे बिकम वुडी. सो दिस इज लियानाज एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Now moving on to next term, amensalism. This is also a type of interspecific interaction. Amensalism means type of interaction in which one species is harmed, second one remain unaffected. ध्यान रहे कौन से इंटरेक्शन से अपोजिट है ये? कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट है, दूसरा न्यूट्रल है. यहाँ पर एक को हार्म है, दूसरा न्यूट्रल है. एमेंसलिज्म. एग्जाम्पल देखें, फंजाई. फंजाई पेनिसिलियम सिक्रीट एंटीबायोटिक penicillin and check the growth of Staphylococcus bacteria. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे Staphylococcus aureus पर, और उनके एक अनवॉश्ड कल्चर में कौन ग्रो करने लग गई? पेनिसिलियम. जिसकी जहाँ जहाँ पेनिसिलियम ग्रो कर रही थी वहाँ पर जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस वाज नॉट एबल टू ग्रो. बाद में पता चला कि जो पेनिसिलिन है इज एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम विच चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सो एमेंसलिज्म में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स विच चेक द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रोब. जैसे पेनिसिलियम, फंजाई प्रोड्यूस पेनिसिलिन विच चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस. एंड दिस इंटरेक्शन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. इसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं एलिलोपैथी. एलिलोपैथी मीन्स सर्टेन प्लांट्स हायर. एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, सर्टेन हायर प्लांट्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंसेस जिनकी वजह से उनके आसपास दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. जैसे जो कैरेट ग्रास है उसकी रूट्स ट्रांससिनामिक एसिड सिक्रीट करती हैं. रूट्स ऑफ कैरेट ग्रास सिक्रीट ट्रांससिनामिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा कि दूसरे प्लांट्स आसपास ग्रो नहीं कर पाएंगे. और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है. नाउ इट हैज़ बिकम यूबिक्विटस. यूबिक्विटस मीन्स इंडिया की बात हो रही है. यूबिक्विटस मीन्स इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. यहाँ पे हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के, कि एनिमल, जैसे अगर हम पॉइंट्स देखें, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपनी लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल बेम्बू, सालमन फिश
और 11th क्लास में एक हमने क्लास पढ़ी साइक्लोस्टोमेटा, वहाँ पर भी जो एनिमल हैं वो रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन दे डाई. So some organism reproduce only once in their life. So this is life history trait. Second trait is, इससे जस्ट अपोजिट होगा. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, और एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं हम. इसी तरीके से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग. इसके अलावा इससे अपोजिट जस्ट सम ऑफ द एनिमल्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग. क्या डिसाइड करेगा कि किस तरह का रिप्रोडक्टिव जो क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट होगा, कौन से ऑर्गेनिज्म किस एरिया में सेलेक्ट होंगे. अगर हम बात करें एलिफेंट की, एलिफेंट में कौन सी कैटेगरी में जाएगा एलिफेंट? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग. अगर एलिफेंट दूसरी कैटेगरी को फॉलो करता, मान लीजिए एलिफेंट में रिप्रोडक्शन कुछ इस तरीके से होता कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग डिलीवर करता, तो क्योंकि हमें मालूम है एनिमल का लाइफ स्पैन ज़्यादा है और इंटरनल डेवलपमेंट है, विविपेरस है, पेरेंटल केयर भी है, प्रोजेनी के सर्वाइव करने के चांसेस क्या होते ज़्यादा, और हर जगह एलिफेंट ही दिखाई देते, लेकिन बहुत थोड़े दिन. क्यों? बिकॉज वो उनके लिए फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज रहेगा. दे आर नॉट एबल टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, और वो इकोसिस्टम को क्या करेंगे? अनस्टेबल. सो इसी वजह से एलिफेंट में कौन से ट्रेट का कौन से ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, अगर हम एलिफेंट का एग्जांपल ले रहे हैं कि जिन एनिमल में लाइफ स्पैन ज़्यादा है, प्रोजेनी का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, पेरेंटल केयर है, वहाँ पर कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी सेलेक्ट हुई है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग. इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इवोल्यूशन में कोई ऐसे एनिमल भी आए हों जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है और प्रोजेनी के सर्वाइवल चांस ज़्यादा हैं, तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए और धीरे धीरे उनका नंबर क्या हुआ? ज़्यादा, और ज़्यादा होने से उनके बीच में ही क्या होगा? कंपटीशन. ध्यान रहे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर सीवियर, मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. तो अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो गए होंगे. सो जिन एनिमल्स में लॉन्गर लाइफ स्पैन है, प्रोजेनी के सर्वाइवल चांस ज़्यादा हैं, उसमें कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का सिलेक्शन हुआ है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी, और इसीलिए इस तरह की स्पीसीज़ को हम क्या कहेंगे? के सेलेक्टेड स्पीसीज़. क्या कहेंगे? के सेलेक्टेड स्पीसीज़. आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या हैं? विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉग का, और बहुत सारी जो फिश हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग. बुक के अंदर एग्जाम्पल जो गिवन है दैट इज ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश. पेलाजिक का मतलब होता है बॉटम, वो फिश जो आपको बॉटम में मिलेंगी. इन एनिमल्स में लाइफ स्पैन कम है, प्रीडेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल देखें, फ्रॉग में जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ शॉर्ट. सेकेंडली जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन वाटर. लार्वा का डेवलपमेंट भी कहाँ होगा? वाटर में. तो अगेन यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी है कि वाटर हैबिटेट चाहिए. फ्रॉग जब एग ले करता है तो लगभग फीमेल जो है 2500 एग ले करती है. सारे के सारे एग लार्वा में डेवलप नहीं हो पाएंगे. क्यों? बिकॉज जो लार्वा है और जो एग हैं दे आर इन ओपन एनवायरनमेंट एंड दे आर हैविंग हाई चांस ऑफ प्रिडेशन. सो इस केस में अब आप सोचिए, अगर फ्रॉग एलिफेंट की स्ट्रेटजी की तरह होता, मान लीजिए आज के टाइम में सपोज फ्रॉग जैसी स्पीसीज़ कोई इवोल्व होती है जिसमें रिप्रोडक्शन किसके जैसा है? एलिफेंट के जैसा. क्या लगता है आने वाले टाइम में वो स्पीसीज़ मेंटेन रहेगी या एक्सटिंक्ट हो जाएगी? ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि
जो सर्वाइवल चांसेस है फ्रॉग का, एग का, लार्वी का, वो कम है। और अगर रिप्रोडक्शन भी कम होगा तो बहुत सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, डेथ, और बहुत कम सर्वाइवर्स बचेंगे, और विद इन ए फ्यू जनरेशन द स्पीसीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। सो जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी हैं उनमें से कौन सी इवोल्यूशन स्ट्रेटजी का सिलेक्शन हुआ है जो मैक्सिमम फिटनेस दे रही है। मैक्सिमम फिटनेस मीन्स अगेन हम आएंगे B-D=R। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। सो अगर हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पीसीज़ का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है कि दे आर इवोल्विंग टुवार्ड्स मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। जिस स्ट्रेटजी की वजह से उनका आर पॉजिटिव रहेगा वो स्ट्रेटजी का सिलेक्शन हुआ है। सो पॉपुलेशंस आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं। सो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट जो है या रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो वो किसके अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का जो प्रेशर है कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड बाय ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। सो दीज आर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. So I think that's all about chapter number 1. In next video we will start chapter number 2, ecosystem. Very easy and small chapter as compared to first one. So that's all for today.